ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सवालात आपके साथ में मैं रखूंगी, मगर ये एक बड़ा मसला हमारे सामने उठता है कि हमारे पास कुछ एक्चुअल फिगर्स नहीं हैं अफगान पनाह गुज़ीन के जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 37 लाख लोग मौजूद हैं। आपकी क्या इसके अंदर अपनी राय है कि पाकिस्तान में कितने लाख पनाह गुज़ीन अफगानिस्तान से यहाँ पर अभी मौजूद हैं जिनके फिगर्स एक्चुअल हमारे सामने नहीं हैं? बहुत शुक्रिया सरवत। तो मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक तो हमारे पास जो कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक है रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज, जिनके पास दे आर इन पोजीशन ऑफ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स, जो नादरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इश्यू किया, वो तकरीबन 1.4 मिलियन है। और इसके अलावा 2017 में एक और एक्सरसाइज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की। हमने फिर कोशिश की अफगान से क्रॉस पाकिस्तान उनको डॉक्यूमेंट किया जाए, तो उससे हम लोगों ने करीब हम दोबारा दे आर इश्यूड विद सिटीजन कार्ड्स, वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया है। इसके अलावा एक और कैटेगरी है असाइलम सीकर्स, जो वहाँ अफगानिस्तान से आते हैं और यहाँ आके कहते हैं यूएनएचसीआर को कि हम वहाँ से भागे में प्रोसिक्यूशन का डर है। तो देयर आर थाउजेंड्स जो यूएनएचसीआर ने इशू किया है एट देयर ओन। और इसके अलावा जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स हैं जो अक्रॉस पाकिस्तान है, दे कैन बी इन मिलियंस, मतलब इसमें वे कैन बी 1 मिलियन 2 मिलियन, वो क्योंकि आगे नहीं आए। और इसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं राइट फ्रॉम 79 वो मर्ज हो चुके हैं ऑलरेडी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में। और फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन जो NICs है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स जो हमारे हैं, दे आर इन थाउजेंड्स, जो नादरा ने लास्ट ईयर भी थाउजेंड्स के हिसाब से ब्लॉक भी किए हुए थे। अब रिसेंटली जब ये अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया तो अनदर 6 लाख दे फ्लड और फिर यहाँ पाकिस्तान आए थे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में। सो सेफली वी कैन से देयर अराउंड 4 मिलियन है, लेकिन उसमें 23 लाख दे आर डॉक्यूमेंटेड अफगान है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमें भी पता है कि पाकिस्तान में आप बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते भी हैं, जानते भी हैं कि हमारे सियासी मसाइल अपनी जगह पर मौजूद है, मगर हमें अपनी इकॉनमी को लेके बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिससे निबरदाज़मा होना पड़ रहा है। बड़े मुश्किलात हैं हमारे ऊपर इकॉनमी के लिहाज से। पाकिस्तान की आबादी, जैसे आपने भी जिक्र किया, कि अपने तय बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में तकरीबन 37 से 40 लाख लोग जो कि रेफ्यूजीज हैं, उनका बोझ उठाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या सेफ साइड इन लोगों के हवाले से अपनाई जा सकती है? और बड़े लोग ये सवाल भी करते हैं कि जो रेफ्यूजीज हैं एक्चुअली ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते, किस तरह से असरअंदाज होते हैं हमारी इकोनॉमी पे? अभी ऐसा है कि देखें जी कि जिस तरह आप बता रही थी, दिस इज थर्ड जनरेशन यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुई है। सेकंड और थर्ड जनरेशन ने अफगानिस्तान देखा ही नहीं है, और यहाँ पे वो पाकिस्तान में बिल्कुल एक्लेमेटाइज मतलब सेटल हो चुके हैं। यहाँ पे सारे जॉब्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और स्कूल्स में हैं। $1 बिलियन के एक्सपेंडिचर्स हैं पाकिस्तान के बिसाइड UNHCR के। तो वो अभी ये इकोनॉमी में ये है कि इनका लेबर जो है ना चीप लेबर है। मिसाल के तौर पर जो एक पाकिस्तानी आम बंदा था जो काम वो 200 रुपए में करता था, ये 50 रुपए में कर देते हैं, तो उससे वो भी मसला हुआ। एक सोसाइटी में कैटेगरी क्रिएट हुई बिटवीन रेफ्यूजीज एंड लोकल लेबर के दरमियान में, एक वो इश्यू खड़ा हुआ है। फिर स्मगलिंग वाला फैक्टर भी है दरमियान में। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फ्रंट मैन रख के प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है, बहुत बड़े प्लाजाज यहाँ पे हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं, मतलब वो टैक्स के उसमें नहीं आ रहे। डिस्पाइट द फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलो किया है कि ये आप बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं अक्रॉस पाकिस्तान किसी भी बैंक में जाके, और बैंक्स को ऑर्डर्स भी है कि आप इनके वो कर, इसके बावजूद वो रिस्पांस नहीं है। और इसके अलावा फिर ये है कि यकीन रिजल्टमेंट है, स्पेशली प्रोविंस लाइक बलोचिस्तान में, वहाँ पे देयर इज ए इशू ऑफ डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है। मतलब सोसाइटी के अंदर आपको पता है कि वहाँ 2 कम्युनिटीज हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक डिफरेंस नेशनलिस्ट इसको बार बार इसको उठा है। तो मसला ओवरऑल देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी पे तो एक वो है प्रेशर इसमें पड़ रहा है, लेकिन अभी हम मजबूरी हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये है, डिस्पाइट द फैक्ट 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का, 67 का प्रोटोकॉल है,
اور اس کے علاوہ جو کوئی اور بھی چیز ہے، ہم نے اسلامک برادرہڈ کے پوائنٹ آف ویو سے وی ایکوموڈیٹڈ دیس افغان ریفیوجی جو پاکستان میں آئے ہیں، لیکن آ کے اس کے بعد سے یہ ابھی واپس نہیں جا رہے ہیں. پھر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، وی آر ایکٹنگ ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ. ہم نے UNHCR کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے کہ والنٹریلی ریپیٹریشن ہوگی تو افغانستان، تو فورس ریپیٹریشن نہیں ہوگی. لیکن اس میں ایک آپشن ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، دوز ہو آر انڈاکومنٹڈ، جو مطلب کم از کم جو 20 لاکھ کے قریب انڈاکومنٹڈ ہے. اسپیشلی ہمارے اربن سینٹرز میں ایک اور مسئلہ جو ایشو آ رہا ہے کہ اپنے کیمپوں میں یہ 25% ہے، ریسٹ دے آر ان دی مین سٹیز میں. یو ول فائنڈ دیم پشاور میں ہے، کوئٹہ میں ہے، کراچی میں ہے، اسٹریٹ کرائمز میں انوالو ہے. دوسرے جو انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں، تو پاکستان کو یقیناً پالیسیز بنانی چاہیے. لاسٹ ٹائم سنس آئی واز پارٹ آف دس افغان ریفیوجیز آرگنائزیشن فار سم ٹائم، تو مجھے پتا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی تھی واپس بھجوانے کی. دین افغانستان میں سچویشن واز ناٹ کنڈیسیو، وہاں پہ وار تھی. اب سنس افغان طالبان آئے ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ ایک اسٹیبلش ہو چکی ہے، حالات بہتر ہیں پہلے سے. گورنمنٹ آف پاکستان کو اب کوشش کرنی چاہیے، دوز انڈاکومنٹڈ ہیں افغانستان گورنمنٹ کو آن بورڈ لے کے ان کو واپس بھیجنے چاہیے. لیونگ اے سائڈ دوز آر ڈاکومنٹڈ، جن کا ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ود یونائٹڈ نیشنز. یہ آپشن تو بریگیڈیئر صاحب بہت اچھا ہے، اور انفیکٹ اس کے اوپر کام ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے تو اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ریفیوجیز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. کتنا گہرا تعلق آپ کو اس کا نظر آتا ہے؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہے پاکستان میں، چلیے ان کی سمجھ آتی ہے. جو غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں یا پناہ گزین ہیں، وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہے. تو یہ جو لنک آپس میں کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے درمیانی راستہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بہت زیادہ ایسی شکایت موصول بھی ہوتی ہے کہ ہم بڑے پرامن قسم کے لوگ ہیں، ہمیں جان بوجھ کے اس میں دھکیلا جاتا ہے. تو یہ بہتر نہیں ہے جو غیر رجسٹرڈ ہیں، گورنمنٹ کو فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ کچھ ایسے انیشیٹوز لینے چاہیے کہ یہ بھی اس سرکل میں آ جائیں، ایٹ لیسٹ تب تک جب تک وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں؟ یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لاسٹ ٹائم جو 2017 کی ایکسرسائز ہوئی، جب گورنمنٹ آف پاکستان نے کوشش کی ٹو ڈاکومنٹ انڈاکومنٹڈ افغانز، سرپرائزنگلی لوگ نہیں آئے، انہوں نے خود ایوائڈ کیا. پھر اوپر سے ہمیں ایک جو فیکٹر بنتا ہے، سنس کچھ لوگ ٹرائبس اکراس دی بارڈر سیم ہیں، کچھ پھر اکارڈنگلی ٹرائبس والے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اکوموڈیٹ کیا ہوا ایک دوسروں کو وہ. لیکن یہ ہے کہ ہماری جو ایک اسسمنٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو SHO ہے کسی بھی ایریا کا، اس کو پتا ہے کہ کون سا یہاں پہ لیگل بندہ ہے، کون سا انلیگل یہاں پہ رہ رہا ہے. وہ ایک ایکسرسائز کی ہو سکتی ہے جس میں لا انفورسنگ ایجنسیز، جس میں فرنٹیئر کور بھی اس میں شامل ہوگی، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہوگی، وہ یہ کر کے بندے بھجوا سکتے ہیں. ایک دفعہ پلان بنا تھا لیکن سچویشن کی وجہ سے نہیں ہو سکا. لیکن ہمیں یقیناً یہ جو ہماری اکانومی پہ ایک بڑا بہت بوجھ ہے، دوست انڈاکومنٹڈ جو لوگ ہیں، یقیناً ان کو ہر حالت میں بھیجنے چاہیے. اس میں بھی بعض مسائل یہ بھی آ رہے ہیں کہ جی اس کو کون فنڈ کرے گا، کیسے یہاں سے جائیں گے، تو بہت سارے مسائل ہیں. تو وہ بھی ہے، اس میں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو فنڈ کر سکتی ہے، سارا کچھ ہے. لیکن ایٹ ٹائمز بھی یہ ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن والے درمیان میں آتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی درمیان میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کسی کو فورس نہ کریں، وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے. لیکن ابھی حالات بہتر ہیں، وہ والے حالات نہیں ہے جو آج سے بفور افغان طالبان کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے کے حالات تھے، وہاں پہ ٹھیک نہیں تھے. ابھی تو وہاں پہ ہے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ افغان ریفیوجیز پاکستان میں 5.5 ملین تھے، ابھی بہت سارے تو بہت جا چکے ہیں واپس. اور ایک مجھے یاد ہے کہ آج سے 2 سال پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ود گورنمنٹ آف افغانستان کہ آپ فل فیکٹرز کریٹ کریں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے واپس آئیں. اس میں ہم گورنمنٹ آف پاکستان نے پروپوزل دی تھی کہ آپ کے کوئی لینڈ کا پیس آف لینڈ ان کو دیں، کوئی اپنا گھر بنا سکیں. اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان ان کو یہاں پہ اسکل ٹریننگ بھی دلوا رہی تھی، ان کو ٹرین بھی کر رہی تھی، اور تاکہ واپس جا کے دے کین ٹیک پارٹ ان دی ریکنسٹرکشن آف افغانستان. سو بہت ساری چیزیں ہیں. تو مطلب گورنمنٹ ڈٹرمن ہوگی اور گورنمنٹ آف افغانستان کو آن بورڈ لیں گے تو ہوپ فلی یہ لوگ واپس جا سکتے ہیں، اور اسپیشلی دوز آر انڈاکومنٹڈ. صحیح ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ نے افغانستان کے اندر کی اور افغانستان کے حوالے سے بات کی ہے،
मुझे ये बताइएगा कि अमूमी तौर पे जब भी कलअदम टीटीपी का मामला आता है तो अफगान गवर्नमेंट की पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ गाये बगाए टेंशन चलती रहती है। समटाइम्स तो बहुत ज़्यादा आगे हीटअप हो जाता है ये मामला, समटाइम्स जो होता है दरमियान में गुफ्तगू तक बात रहती है। हमेशा दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके पास कुछ तुरप के पत्ते होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है, डिफेंस के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। आपको नहीं लगता अगर कलअदम टीटीपी के मामले पे अफगान गवर्नमेंट हमारे साथ कोई ताउन नहीं करती या उस सतह पे ताउन नहीं करती जो उनके सामने डिमांड्स रखी जाती हैं, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या ये बेहतरीन ऑप्शन नहीं है कि प्रेशराइज उनको किया जाए कि उनके जो पनाह गुज़ीन हमारे मुल्क में हैं उनको बेदखल किया जा सकता है, वापस भेजा जा सकता है? आपको लगता है कि इस किस्म की स्ट्रैटेजी भी अपनाई जा सकती है? देखें जी, बड़े स्ट्रेटेजीज है। दिस इज वन ऑप्शन जो रेफ्यूजीज वाली है। इसके अलावा देखें ना कि एक तो उनको पहले यह था कि हम हमेशा कोशिश थी कि जी ब्रदरहुड के अंदर रहते हुए चीजें आपस में सेटल करें, बट इस दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कैटेगोरिकली कहा कि भाई इनफ इज इनफ। राइट फ्रॉम देखें ना चतराल से लेके इट इज पेशावर है, बन्नू है, लकी मरबत है, टोंक है और डेरा DI खान है एंड जोब टेक्स हो रहे हैं फ्रॉम अफगानिस्तान। टीटीपी के जो टेररिस्ट है दे आर यूजिंग दी सेफ हेवंस फ्रॉम अफगानिस्तान और लेटेस्ट वेपन्स लेके वहां से आ रहे हैं जो नेटो वाले जो अमेरिका छोड़ के गए वहां पे, तो उससे बड़ा डैमेज हो रहा है। लेकिन उससे एक वो डेवलपमेंट है, तो उस पर यकीनन जो आप कह रही है इसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर भी हो सकता है, इकोनॉमिक प्रेशर भी हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है। ये चीजें हो रही हैं। वो आपने देखा होगा कि एक तुर्कम के गेट बंद हुआ तो फिर क्या उसके नताइज निकले थे। इसी तरह चमन में भी होता रहा है, गेट बंद होता है, क्योंकि इससे नुकसान अफगानिस्तान का है। तो पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता कि अफगानिस्तान को ऐसा कोई नुकसान हो कि इस्लामिक ब्रदरहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन एक हर चीज की एक लिमिट है कि उसको या वो क्रॉस करेंगे। इसके अलावा देखिए रीजनल कनेक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें खाली पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है, द इंटायर साउथ एशिया। या अभी आप देखें कि वहां पे टीटीपी भी है, आईएस खुरासान द स्ट्रॉन्गेस्ट अभी है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो स्ट्रॉन्गेस्ट अभी है आईएस खुरासान है, वहां पे है। अल कायदा है, अल कायदा इन सब कॉन्टिनेंट है। ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वहां पे है, इस्लामिक उज्बेकिस्तान मूवमेंट वहां पे है। तो ये सारे एक थ्रेट बन रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में फ्यूचर का जो थ्रेट है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान से है। So therefore the entire Central Asian states जो है उनको फिक्र है। अभी आपने देखा होगा कि जो सेंटकॉम के कमांडर हैं जो पिछले जो थे जनरल मैकेंजी, ही सेड कि मैं अपने पूरी जिंदगी में इस चीज को नहीं भूलूंगा, हमने बड़ी गलती की कि वी एग्जिटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। और जो उन्होंने कहा कि हमें नहीं करना चाहिए था, और कहते हैं हमारे एग्जिट से वी अलाउड देम टू रीग्रुप एंड रीगेन स्ट्रेंथ। और इसी तरीके से अभी जो सेंटकॉम के कमांडर हैं उन्होंने भी यही कहा है। तो चाइना का भी इंटरेस्ट है, रशिया का भी है, सेंट्रल एशिया का भी है, ईरान का भी है, पाकिस्तान का। तो रीजनल कनेक्टिविटी और रीजनल प्रेशर होगा तो वो एक चीज चलेगी। फिर ऊपर से यूनाइटेड स्टेट्स का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इन्होंने दी है, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने दी है। दोहा रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है इसके ऊपर जो कमिटमेंट उन्होंने ट्राइलेट दी है पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज को दी है। सो देयरफॉर इनकी कमिटमेंट है। बट द पॉजिटिव थिंग जो रिसेंटली मैंने अभी देखा है कि हमारे जो स्पेशल एनवाई है ऑन अफगानिस्तान आसिफ दुरानी वाज इन काबुल, ही मेट अफगान फॉरेन मिनिस्टर, और उसमें एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपस में डेवलप हुई है। और उन्होंने ये कहा कि जी अफगानिस्तान जो है कि वो कंक्रीट स्टेप्स लेंगे कि टू कंट्रोल टीटीपी के एलिमेंट जो वहां पे हैं। और एट द सेम टाइम उन्होंने कहा जो बॉर्डर्स के इश्यूज हैं वो भी आपस में बैठ के सेटल करेंगे, जॉइंट कमीशन बनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई थर्ड पार्टी को हम मौका नहीं देंगे कि वो इस इश्यू को एक्सप्लॉइट करके दोनों कंट्रीज की जो ताल्लुकात है इनको डैमेज करे। तो मेरा ख्याल में कि एक, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई इररिलेवेंट किस्म के या पब्लिक स्टेटमेंट सामने, होपफुली थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बहुत शुक्रिया सो मच। बेहतरीन रास्ता तो ब्रिगेडियर साहब